गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को परामर्श के प्रकार के विषय में बताऊंगी। अभी तक हमने सभी विषयों पर चर्चा कर लिया था, लेकिन परामर्श के प्रकार पर चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए आज की टॉपिक परामर्श के प्रकार है। बच्चों, परामर्श निर्देशन का एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण पक्ष भी है, अंग भी माना जाता है। हमने पहले भी आपको बताया था कि परामर्श और निर्देशन एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा होता है। इसी संदर्भ में रोजर्स महोदय ने कहा कि परामर्श के द्वारा परामर्श को व्यक्ति की मनोवृत्ति तथा व्यवहार परिवर्तन के लिए दी जाने वाली सहायता के रूप में माना। उनका कहना था कि परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिस व्यक्ति को प्रदान की जाती है उस व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारिक विचारधारा, मानसिक से तात्पर्य यहाँ पे विचारधारा, वैचारिक विचारधारा तथा वैचारिक परिवर्तन तथा व्यवहारिक परिवर्तन, इन दोनों के परिवर्तन के लिए दी जाने वाली सहायता है। गिलबर्ट ने कहा कि इसे दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली गतिशील प्रक्रिया, गिलबर्ट कहते हैं कि ये दो व्यक्तियों के मध्य दो आपस के दो व्यक्ति मिलते हैं, उनके मध्य में जो बातचीत होती है वह एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, चलायमान प्रक्रिया के रूप में उन्होंने माना। मायर्स ने कहा कि परामर्श को दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले संबंधों के रूप में, मायर्स दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले संबंधों के रूप को मानते हैं। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्या का समाधान करने में सहायता पहुंचाता है। तो मायर्स के अनुसार परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा कार्य है जिसमें परामर्श में दो व्यक्ति के बीच होने वाले वार्तालाप, उनके आपसी संबंध जो है, बातचीत, विचार विनिमय, आपसी संबंधों के साथ साथ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समस्याओं का समाधान, निराकरण देता है। समायोजन में जो वो समायोजन नहीं कर पाता है तो उसको विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने में सहायता प्रदान करता है, उसको निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार ये दो व्यक्तियों के मध्य संबंधों के रूप में वो मानते हैं। उस दृष्टि से अगर हम इस प्रकार की दृष्टि से देखें कि परामर्श का कार्य है कि व्यक्ति के सामने जो भी समस्या उत्पन्न होती है उन समस्याओं के समाधान एवं निराकरण के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है उसे हम परामर्श की श्रेणी में लाते हैं। तो उसी दृष्टि से समस्या तथा विषयी अथवा उपबोध की दृष्टि से परामर्श के प्रकार निश्चित किए गए और ये परामर्श के प्रकार कई भागों में बांटे गए, इनके अनेक भागों में बांटा गया। सबसे पहला परामर्श आता है बच्चों नैदानिक परामर्श, दूसरा है मनोवैज्ञानिक परामर्श, तीसरा है मनोचिकित्सीय परामर्श, चौथा है छात्र परामर्श, पांचवा है नियोजन परामर्श, छठा है वैवाहिक परामर्श और सातवां है व्यवसायिक एवं जीविका परामर्श। ये 7 प्रकार के परामर्श हैं। और बच्चों, परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया कह लीजिए या सहायता कह लीजिए, एक ऐसी सहायता है, एक ऐसा कार्य है जिसका संबंध जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जीवन में प्रत्येक पल
एक न एक कठिनाई और एक न एक समस्या उत्पन्न होती है। उन समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या आ गई, कोविड-19 की वजह से सबसे बड़ी समस्या आ गई कि विद्यालय और कॉलेज बंद हो गए। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। ये एक समस्या उत्पन्न हुई। इस समस्या के लिए विशेषज्ञों ने समिति बनाई, उसके आधार पर सलाह एवं परामर्श हुआ और उसके माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों की समस्याओं को, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने, उनके पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के लिए एक सुझाव प्रेषित किया गया। तो ये क्या है कि जीवन के क्षेत्र में जो समस्या उत्पन्न हुई, उन समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श का होना अत्यंत आवश्यक है और यह जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। चाहे वह आपके विद्यार्थी जीवन से हो, चाहे वह कार्य क्षेत्र से हो, चाहे वह वैवाहिक हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे राजनीतिक हो, मनोचिकित्सीय हो, हर क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें परामर्श की आवश्यकता होती है और परामर्श के माध्यम से हम इसके निराकरण तक पहुंचने का कार्य करते हैं। अब उस समस्याओं के समाधान के लिए हमें अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। परामर्श की प्रक्रिया के अनुरूप हमें कार्य करना पड़ता है और अपने प्रयोजनों एवं क्षेत्रों एवं लक्ष्यों के आधार पर परामर्श के विभिन्न प्रारूपों को स्वीकार करना पड़ता है और ये विभिन्न प्रारूप, परामर्श के विभिन्न प्रारूप उनके क्षेत्रों के आधार पर विकसित किए गए। इस प्रकार परामर्श के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाली समस्याओं के समाधान एवं निराकरण प्राप्त होता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्र में कोई भी एक क्षेत्र अछूता नहीं है। आपके जीवन में दिनचर्या आरंभ होती है, उसी समय से समस्याएं आरंभ हो जाती हैं और हमें प्रतिपल समस्याओं का निराकरण करने के लिए किसी न किसी सलाह की आवश्यकता होती है। चाहे वो घर के बड़े सलाह दे, चाहे एक विशेषज्ञ। समस्या गंभीर होती है तो हम विशेषज्ञ की सलाह लेते हैं। विशेषज्ञ अर्थात परामर्शकर्ता, मनोचिकित्सक। इस तरीके से परामर्श लेने की प्रक्रिया के आधार पर परामर्श को 7 प्रकार बताए गए। सबसे पहले बच्चों, हम आप लोगों को नैदानिक परामर्श के विषय में बताएंगे। HP पेम्पिस्की महोदय ने नैदानिक परामर्श शब्द का प्रयोग करके यह सुझाया कि परामर्श का एक रूप नैदानिक परामर्श भी है। नैदानिक, जिस शब्द का अर्थ है निदान, जो निदान से संबंधित है, जो व्यक्ति के व्यवहारों का निरीक्षण करके उपचार प्रदान करे। नैदानिक परामर्श का अर्थ है बच्चों पूरी तरह न दबे एवं अक्षम न बना देने वाले, पूरी तरह न दबे
एवं अक्षम न बना देने वाले असाधारण कार्य व्यापार संबंधी, असाधारण कार्य व्यापार संबंधी यहाँ पे तात्पर्य है इंद्रिय अथवा आंगिक के अतिरिक्त, इंद्रिय और आंगिक के अतिरिक्त, उनके अतिरिक्त अपसमायोजन का निदान एवं उपचार, जो मुख्यतः परामर्शदाता एवं उपबोध्य के बीच परस्पर आमने सामने का संबंध होता है। पेम्प्स्की महोदय के अनुसार परामर्श का संबंध बच्चों व्यक्ति के सामान्य कार्य व्यापार संबंधी अपसमायोजन से, जो दैनिक जीवन में, जो इसके जीवन में जो सामान्य कार्य व्यापार है, सामान्य जीवन जी रहा है, उस जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके व्यवसाय के संबंध में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनमें जो समायोजन की समस्या उत्पन्न हो रही हैं, उनमें समाधान प्रस्तुत करना, उनका उपचार करना, उसके उपचार में उसमें उपबोध्य एवं परामर्शदाता का संबंध आमने सामने का होता है। इसी तरह से बच्चों इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार नैदानिक शब्द व्यक्ति को अद्वितीय संपूर्णता में अध्ययन करने की विधि की ओर संकेत करते हैं। इंग्लिश एवं इंग्लिश महोदय नैदानिक शब्द का प्रयोग व्यक्ति को उसकी अद्वितीय संपूर्णता में अध्ययन करने की विधि की ओर संकेत करते हैं। इसके द्वारा विशिष्ट व्यवहारों का निरीक्षण किया जा सकता है। विशिष्ट व्यवहारों का निरीक्षण करके तथा विशिष्ट गुणों के निष्कर्ष के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। किंतु इन सभी का लक्ष्य बच्चों एक ही है। किंतु लक्ष्य इनका क्या है? किंतु लक्ष्य व्यक्ति विशेष को समझाना ही होता है। उनके समस्याओं के समाधान के लिए सहायता ही प्रदान करना मुख्य लक्ष्य होता है। इस प्रारूप के अंतर्गत बच्चों इस प्रारूप नैदानिक परामर्श के अंतर्गत समस्या का विश्लेषण करने एवं उसका उपचार बताने का भी प्रयास किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चों नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के विषय में ज्ञान किया जाता है, व्यक्ति के विषय में समझा जाता है, व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी ली जाती है। तो उसमें नैदानिक उपचार में, मनोविज्ञान में व्यक्ति की असामान्य दशाओं तथा असामान्य व्यवहारों का निदान कर जो सुझाव दिए जाते हैं तथा उपाय बताए जाते हैं, ये सुझाव और उपचार नैदानिक परामर्श के अंतर्गत आते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान तथा व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित होकर वांछित उपचारात्मक उपाय प्रस्तुत करता है। इस तरीके से ऐसे में उपबोध्य की जो बेहतर समायोजन, उपबोध्य के अंदर जो बेहतर समायोजन की क्षमता है, समायोजन तथा अभिव्यक्ति के बेहतर समायोजन तथा अभिव्यक्ति के क्रम में जो भी उसके अंदर अवांछनीय व्यवहार या मानसिक अस्थिरता, मानसिक अव्यवस्था, नकारात्मकता उपबोध्य विकसित कर लेता है। इसके अंतर्गत जो कुछ भी हो, मानसिक अवांछनीय व्यवहार, मानसिक अव्यवस्था, अस्थिरता, जो कुछ भी वो विकसित करता है, इसके माध्यम से निदान, उपचार एवं प्रतिरोधन
करके उनके ज्ञान के विस्तार के लिए किए जाने वाले शोध के लिए प्रशिक्षण एवं अभ्यास ग्रहण किया जाता है। अतः यह कहा जाता है कि नैदानिक मनोविज्ञान एक नैदानिक परामर्श में काफ़ी समरूपता है। इसके पश्चात आपको दूसरा बताते हैं बच्चों, मनोवैज्ञानिक परामर्श। अभी आपको हमने नैदानिक परामर्श के विषय में बताया कि नैदानिक परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहारों का निरीक्षण करके तथा विशिष्ट गुणों के आधार पर उनका निष्कर्ष के रूप में ग्रहण करके उस व्यक्ति के विषय में विशेष सहायता पहुंचाना है। जो व्यक्ति ने अपने अंदर बेहतर असमायोजन की अभिव्यक्ति, आत्माभिव्यक्ति के क्रम में जो कुछ भी अवांछनीय, अपने मन से ही अपने लिए अवांछनीय व्यवहार या मानसिक अव्यवस्था, अस्थिरता जो विकसित कर लिया है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। उसका निदान, उपचार एवं प्रतिरोधन तथा ज्ञान के विस्तार के लिए किए जाने वाले शोध, प्रशिक्षण एवं अभ्यास को ग्रहण किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति का उपचार हो सके, व्यक्ति को निदान मिल सके, व्यक्ति का उपचार किया जा सके। तो नैदानिक मनोविज्ञान एवं नैदानिक परामर्श में काफ़ी समानता है। दूसरा आता है बच्चों मनोवैज्ञानिक परामर्श। R.W. व्हाइट ने मनोवैज्ञानिक परामर्श शब्द का प्रयोग करते हुए बताया कि मनोवैज्ञानिक परामर्श का संदर्भ अपेक्षाकृत एक जैसे क्रियाकलापों की बहुरूपता से है। इनको विध्यात्मक ढंग की अपेक्षा निषेधात्मक ढंग से लक्षित करना आसान है, जिसमें अपनी विशिष्ट प्रक्रियाओं, मुक्त साहचर्य, व्याख्या, अन्यारोपण तथा स्वप्न विश्लेषण से मुक्त मनोविश्लेषण तक को उन क्रियाकलापों की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि वे सम्मोह, स्वापी, संश्लेषण, मनोनाटक आदि विशेष साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं। वे केवल उपबोध्य और चिकित्सक के मध्य होने वाली बातचीत पर ही साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं। वे केवल उपबोध्य एवं चिकित्सा के मध्य होने वाली बातचीत पर ही निर्भर रहते हैं। जो उपबोध्य और मनोचिकित्सक में बातचीत होता है, उन्हीं पे वे निर्भर करते हैं। वे कहीं भी सम्मोहन, स्वापी संश्लेषण, मनोनाटक, इन सब पर विश्वास नहीं करते हैं। केवल वे विश्वास करते हैं जो मनोरोगी यानी जो व्यक्ति गया है, व्यक्ति और मनोचिकित्सक के बातचीत पर ही निर्भर करते हैं। और यह बातचीत का रूप प्रश्नोत्तर रूप भी हो सकता है। इस बातचीत का रूप प्रश्नोत्तर रूप भी हो सकता है। इतिहास की पुनर्निर्माण अथवा वर्तमान समस्याओं पर वाद विवाद का रूप भी ग्रहण कर सकती है। उनके पिछले व्यक्ति के विषय में पिछली जानकारी लेना यानी व्यक्ति इतिहास के पुनर्निर्माण अथवा वर्तमान में उनकी क्या समस्याएं हैं, उन पर वाद विवाद का रूप ग्रहण कर सकती है। यह उपबोध्य द्वारा, जब इन लोगों में बातचीत होती है तो उपबोध्य द्वारा भाव विभोर होकर किया गया स्वगत जो स्वयं के द्वारा प्रकट किया गया हो, स्वगत आलाप हो सकता है।
अलग मतलब स्वयं के द्वारा वो भाव विभोर होकर अपने विषय में पूर्ण जानकारी जो उपबोध्य प्रदान कर देता है। अथवा इसके विपरीत चिकित्सक उपबोध्य को सब कुछ कहलवाने के लिए प्रेरित भी करता है। चिकित्सक उत्साहित कर सकता है, जानकारी दे सकता है एवं सलाह दे सकता है। इस तरीके से ये अपेक्षाकृत विधेयात्मक कार्य है जो चिकित्सक द्वारा किए जाते हैं और मनोवैज्ञानिक परामर्श के सामान्य अर्थ के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, मनोवैज्ञानिक परामर्श में परामर्शदाता एक चिकित्सक की भांति होता है। इन सबका तात्पर्य है कि मनोवैज्ञानिक परामर्श में परामर्शदाता एक चिकित्सक की भांति होता है और परामर्श चिकित्सा का एक रूप है। परामर्श भी चिकित्सा का एक रूप होता है। सामान्य बातचीत के दौरान परामर्शदाता उपबोध्य की दमित भावनाओं, इच्छाओं एवं संवेगों को अभिव्यक्त करने में सहायता प्रदान करता है और इस कार्य में परामर्शदाता उसे आवश्यक सूचना एवं सुझाव भी प्रदान करता है और उसे आसान्वित भी करता है कि आपकी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। उसको प्रेरणा भी देता है, जिससे उपबोध्य अबाध रूप से अपने भाव बिना रुके अपने भावों एवं समस्याओं को व्यक्त कर देते हैं और व्यक्त करने के पश्चात उनके अचेतन मन में दबी हुई बातें बाहर आ जाती हैं, उनकी कुंठाएं बाहर आ जाती हैं, समस्या के कारणों का पता चल जाता है, जिसके माध्यम से परामर्शदाता सलाह प्रदान करता है। तो वाइट जैसे विद्वानों के द्वारा परामर्श एवं चिकित्सा शब्दों को एकार्थवाची स्वीकार कर लेने के कारण कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने, जिसमें स्नाइडर का नाम प्रमुख है बच्चों, किसका नाम प्रमुख है? स्नाइडर का नाम प्रमुख है, नया शब्द मनोचिकित्सा संबंधी परामर्श प्रचलित किया। तो मनोवैज्ञानिक परामर्श क्या है? मनोवैज्ञानिक परामर्श भी परामर्शदाता के रूप द्वारा ही किया जाता है। इस परामर्श में भी बच्चों मुक्त साहचर्य, व्याख्या, अन्यारोपण, स्वप्न विश्लेषण से मुक्त मनोविश्लेषण तक के उन क्रियाकलापों को संज्ञा नहीं दी जाती जिसमें सम्मोहन की प्रक्रिया हो, स्वापी संश्लेषण की प्रक्रिया हो, मनोनाटक की प्रक्रिया हो। इसमें केवल परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रक्रिया में बातचीत के दौरान उपबोध्य की दमित भावनाओं को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, प्रेरणा के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, जिससे कि उनका उपचार किया जा सके। तीसरा प्रकार आता है बच्चों मनोचिकित्सीय परामर्श। अभी हमने आपको बताया कि वाइट जैसे विद्वानों ने के द्वारा परामर्श और चिकित्सा शब्दों को एकार्थी स्वीकार कर लेने के कारण स्नाइडर महोदय ने नया शब्द मनोचिकित्सा संबंधी परामर्श प्रचलित कर दिया। तो मनोचिकित्सीय परामर्श की परिभाषा करते हुए स्नाइडर ने लिखा, मनोचिकित्सा वह प्रत्यक्ष संबंध है जिसमें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के सामाजिक अपसमायोजन वाले भावात्मक दृष्टिकोणों के परामर्श के लिए शाब्दिक माध्यम से सचेत रूप में प्रयत्न करता है और इसमें विषय सापेक्षता अपने व्यक्तित्व के पुनर्संगठन से अवगत रहता है जिसमें वह गुजर रहा है।
इनके कहने का तात्पर्य था बच्चों कि मनोचिकित्सा जो है, मनोचिकित्सा का प्रत्यक्ष संबंध है कि वह एक प्रशिक्षित, जिसमें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को सलाह प्रदान कर रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को सहायता एवं सुझाव दे रहा है जिसे सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। उसके भावात्मक एवं मानसिक दृष्टिकोण में कहीं से भी नकारात्मक तत्व जो घुसा है, जो वैचारिक नकारात्मकता है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, उसके व्यवहार विपरीत हैं, व्यवहार में सामंजस्य नहीं है, भावात्मक रूप से वह कहीं न कहीं कुंठित है। ऐसे व्यक्तियों को भावात्मक दृष्टिकोणों से परिष्कृत करना, बदलना, और इसके लिए वो शाब्दिक माध्यम यानी बातों, विचारों के, शब्दों के माध्यम से विचार विनिमय, एक दूसरे से बातचीत करके उसे सचेत करने का, उसे सावधान करने का, उसे सलाह प्रदान करके उसके उपचार करने की कोशिश किया जाता है, जिससे कि उसके व्यक्तित्व का पुनर्गठन किया जा सके और उसे उसके व्यक्तित्व के पुनर्संगठन से अवगत कराता रहता है, जिससे वह गुजर रहा है, जिस समस्या से वह गुजर रहा है उसके विषय में उसको बताता रहता है। स्नाइडर की इस व्याख्या पर विचार करने पर मनोचिकित्सात्मक परामर्श के दो पहलू हमारे सामने आते हैं। पहला क्या आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, परिष्कार, दृष्टिकोणों के परिष्कार। तो प्रथम क्या है, यह परामर्श दृष्टिकोणों के परिष्कार से संबंधित है, और विशेष रूप से वह परिष्कार किस तरीके का है, सामाजिक अपसमायोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। विशेष रूप से वे दृष्टिकोण जो सामाजिक अपसमायोजन के लिए उत्तरदायी हैं, जो सामाजिक रूप से वो समायोजन नहीं कर पा रहा है। दूसरा पहलू ये आता है बच्चों कि दूसरा पहलू ये है कि मनोचिकित्सात्मक परामर्श के दौरान उपबोध्य में जो परिवर्तन लक्षित होते हैं, जब उसे सलाह दी जाती है, जब उसकी बातों को सुना जाता है, जब उसे सहायता प्रदान की जाती है, उस सहायता के प्रदान करने के दौरान उपबोध्य के व्यवहार में जो परिवर्तन दृष्टिकोण होते हैं, जो दिखते हैं, उनसे वह अवगत रहता है। तो चिकित्सात्मक शब्द औषधि एवं इलाज के क्षेत्र का है, किंतु जब परामर्श के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका चिकित्सा संबंधी मुख्यार्थ लुप्त हो जाता है और यह केवल उन क्रियाकलापों का प्रतीक माना जाता है जो उपबोध्य की कठिनाई के समाधान में सहायता उत्पन्न करता है। इस प्रकार से स्नाइडर महोदय के परिभाषा का निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने दो तत्वों पर महत्व दिया। पहला, सामाजिक अपसमायोजन दृष्टिकोण, जो विशेष रूप से वे दृष्टिकोण सम्मिलित किया उन्होंने जो सामाजिक अपसमायोजन के लिए उत्तरदायी है, और दूसरा दृष्टिकोण ये किया कि मनोचिकित्सीय परामर्श के माध्यम से के दौरान जो कुछ भी उपबोध में परिवर्तित हो रहा है वह उससे अवगत होता है। इस प्रकार रूथ स्ट्रैंग ने मनोचिकित्सा एवं परामर्श का संबंध स्पष्ट करते हुए लिखा है कि
परामर्श एवं मनोचिकित्सा में काफ़ी साम्य है, काफ़ी समानता है। दोनों में भेद करने का यत्न करना कठिन और संभवतः अनुपयोगी है। एक सातत्य पर काउंसलिंग या उपबोध की व्यक्तित्व रचना में परिवर्तन की विस्तृत एक सातत्य पर काउंसिल या उपबोध की व्यक्तित्व रचना में परिवर्तन की विस्तृत विश्लेषण की गहराई तथा भावनात्मक अंतर्वस्तु की मात्रा को व्यवस्थित करने पर एक प्रक्रम दूसरे में अंतर्लिप्त हो जाता है। रूथ महोदय का कथन है बच्चों की परामर्श एवं मनोचिकित्सा दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और आज यह स्वीकार किया जाने लगा है कि परामर्श में ऐसे तत्व हैं जो चिकित्सात्मक प्रकृति के हैं। परामर्श के अन्य अनेक प्रकारों में महत्व एवं क्रम की दृष्टि से वर्तमान समय में सामाजिक अपसमायोजन की समस्याओं को पर्याप्त महत्व दिया जाता है और सामाजिक अपसमायोजन को दूर करने की दृष्टि से मनोचिकित्सा परामर्श की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। अभी बच्चों हमने आप लोगों को नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं मनोचिकित्सा परामर्श की व्याख्या अलग अलग करके समझाई। उसमें हमने देखा कि परामर्श एवं मनोचिकित्सा में अत्यंत निकट का संबंध है। अगर हम इसकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सीय परामर्श की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो जहाँ तक नैदानिक एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श का संबंध है, तो कुछ बातों को विशेष रूप से स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि नैदानिक परामर्श की सबसे पहली विशेषता क्या है। तो बच्चों, नैदानिक परामर्श की सबसे पहली विशेषता होती है कि इसमें व्यक्ति को एक संगठित संपूर्णता के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसमें व्यक्ति कि किसी एक पहलू का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्ति को एक संगठित संपूर्णता के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि नैदानिक परामर्श व्यक्ति की निजी समस्या को अपना केंद्र बिंदु नहीं बनाता है, अपितु व्यक्तित्व को परिप्रेक्ष्य में रख कर वह चलता है। अपितु किसी एक समस्या के पहलू को व्यक्ति के अपना केंद्र बिंदु नहीं बनाता है समझाने के लिए, उपचार के लिए, बल्कि वो संपूर्ण व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य को लेकर चलता है। परामर्श का नैदानिक दृष्टिकोण व्यक्ति को संगठित संपूर्णता मानकर चलता है। वह व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार के अंतर्वर्ती किसी एक पहलू का अध्ययन नहीं करता, इसका ध्यान रखिएगा। किसी एक समस्या को केंद्र बिंदु नहीं बनाता है, वह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को परिप्रेक्ष्य में लेकर चलता है। इस कारण वह व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार के अंतवर्ती प्रेरकों एवं व्यवहार को समझने का प्रयत्न करता है। इसी आधार पे ब्लूम महोदय ने कहा कि नैदानिक उपागम तात्विक उपागम के विश्लेषण का प्रतिपक्ष है। यह किसी व्यक्ति के व्यवहार के छोटे छोटे टुकड़ों के विशुद्ध
ये किसी व्यक्ति के व्यवहार के छोटे छोटे टुकड़ों के विशुद्ध सांख्यिकी अध्ययन में रुचि नहीं लेता है। इसका अर्थ यह है कि नैदानिक परामर्श व्यक्ति को उसके व्यवहार की समग्रता एवं संगठन में ग्रहण करने का पक्षपाती, किसी एक टुकड़े, किसी एक भाग के लिए नहीं, वो केंद्रीय बिंदु नहीं बनाता, बल्कि संपूर्ण व्यक्ति के व्यवहार की समग्रता को लेकर चलता है। ये तो नैदानिक परामर्श की बात हुई। और जहां तक बच्चों मनोवैज्ञानिक परामर्श का संबंध है, तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया जा चुका है, आपको बताया जा चुका है कि यह उपागम व्यक्ति की उपस्थित समस्या से ही संबंधित नहीं रहता है, कि व्यक्ति में जो उपस्थित समस्या है उसी से संबंध रहे, अपितु यह परामर्श प्रार्थी के, जो परामर्श करने आया है परामर्श प्रार्थी यानी उपबोध्य के व्यक्तित्व के विकास की ओर भी ध्यान देता है। इसके लिए जी.एम. फास्टर महोदय ने कहा कि मनोवैज्ञानिक परामर्श का उद्देश्य उपबोध्य के भावी विकास प्रक्रमों में, जो उसके भविष्य में आने वाली, उसके भविष्य में विकास में आने वाली बाधाएं एवं अवरोध हैं, उन बाधाओं एवं उन प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करने वाली बाधाओं को समझना, उसको समझकर तथा व्यक्तित्व के विकास को गतिशील करने के लिए उन बाधाओं को दूर करना ही इसका परम उद्देश्य है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक परामर्श का वह प्रारूप है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता करना है। मनोवैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक परामर्शों के अंतर का जहाँ तक संबंध है, उस संदर्भ में बच्चों यह कहा जाता है कि यह अंतर परामर्शदाता एवं उपबोध्य के संबंधों की, यह अंतर जो है परामर्शदाता एवं उपबोध्य के संबंधों की प्रकृति एवं गहराई की सापेक्षता में है। दूसरा अंतर यह होता है कि मनोवैज्ञानिक परामर्श सामान्य व्यक्ति के अंदर जो असमायोजन की स्थिति है, जो असमायोजन की समस्या, उसको दूर करने में सहायता करता है, और उसके पश्चात उसके प्रवणता के विकास एवं बेहतर समझ विकसित करने में सहायता करता है। इस प्रकार से एस.वी. थ्रान के अनुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श मनोचिकित्सा का एक प्रकार है। मनोवैज्ञानिक परामर्श मनोचिकित्सा का एक प्रकार है। इन सभी प्रकारों का विश्लेषण करने के आधार पर, विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है बच्चों की नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं मनोचिकित्सात्मक परामर्शों की भिन्नताएं उनके उपागमों, विधियों तथा प्रविधियों की भिन्नताओं में खोजी जा सकती है, और इन सभी का वही उद्देश्य है, व्यक्ति का विकास करना, समग्र व्यक्ति का विकास करना, व्यक्ति के किसी एक पहलू का विकास नहीं करना, समग्र व्यक्ति की समस्याओं को दूर करते हुए उसे भावी जीवन के लिए तैयार करना। यहाँ पे इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं बच्चों। अगली कक्षा में इसके आगे के टाइप्स के विषय में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।